आइए हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, नदी के बारे में। तो देखिए, इंडिया की जो नदी है वो दो भागों में बांटी गई है। जैसे ये नदी है, अच्छा छोड़िए, आपको मैप के द्वारा बता देते हैं। इंडिया की नदी को दो भागों में बांटा गया है। पहला, जो हिमालय से निकलती है नदी, वो नदी, और दूसरी जो प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदी में कौन सा नदी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, ये सब नदी है, साबरमती नदी सब। और हिमालय से जो निकलती है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा सब नदी, और बहुत सारी नदी निकलती है, अभी हम लोग देखते जाएंगे। तो भारत के नदी तंत्र को पढ़ने के लिए हम भारतीय नदी को दो भागों में बांटे। पहली भाग हम लोग उत्तरी नदी पढ़े, उत्तरी हिमालय नदी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी भारतीय नदी, यानी कि प्रायद्वीपीय नदी। ये प्रायद्वीपीय है नहीं, प्रायद्वीपीय है, जिसके तीनों तरफ पानी हो और एक तरफ स्थल से लगा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदी। अब हम लोग हिमालय नदी को भी दो भागों में देखते हैं। देखिए, एक नदी ऐसी जो कि अपना पानी कहाँ गिराएगी? अरब सागर में गिराएगी। और दूसरी वैसी नदी जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराएगी। फॉर एग्जाम्पल, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और सिंधु नदी, चिनाब नदी, ये सब अपना पानी कहाँ गिराती है? अरब सागर में। ठीक उसी प्रकार हम लोग प्रायद्वीपीय नदी को भी दो भागों में पढ़ेंगे। पहली, वैसी नदी जो अपना पानी अरब सागर में गिराएगी। दूसरी, वैसी नदी जो अपना पानी बंगाल की, इधर बंगाल की खाड़ी इधर है ना, बंगाल की खाड़ी में गिराएगी। और दूसरी वैसी नदी जो अपना पानी अरब सागर में गिराएगी। तो नदी का दो किस्म, एक उत्तरी हिमालय नदी, एक प्रायद्वीपीय नदी। इतना समझ गए आप लोग? अब हम लोग उत्तरी हिमालय नदी को भी हम लोग तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। सिंधु नदी, उसके बाद गंगा नदी, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप अगर मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो आपको पूरा पता चलेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी कब से कहना शुरू करते हैं। उस नदी को चीन में क्या कहते हैं, उस नदी को तिब्बत के लोग क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में उस नदी को क्या कहा जाता है, और उसमें मिलने वाली नदी कौन कौन सी है, और उस पर लगने वाले पुल या उस पर बसने वाला कोई शहर के बारे में जानकारी हासिल करना हो तो। उसी तरह हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे कि गंगा नदी कैसे कैसे मिलती है, विष्णु प्रयाग होते हुए नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, फिर प्रयागराज। कौन कौन नदी कहाँ कहाँ मिलती है, और गंगा जी में पहली कौन सी नदी मिलती है, जैसे राम गंगा, और लास्ट कैसे नदी कौन सी मिलती है, महानंदा, और क्या कहते हैं, बिहार में ये कहाँ से प्रवेश करती है, और बिहार के कितने जिलों से होते हुए गुजरती है, और कब ये बिहार को किस जिले से ये बाहर निकल जाती है। साथ साथ यूपी में भी हम देखेंगे कि कहाँ यूपी के जैसे बिजनौर में प्रवेश करती है और बलिया जिले से निकल लेती है। तो लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे पहले सिंधु नदी तंत्र। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए, सिंधु नदी तंत्र, तो सिंधु नदी और सिंधु नदी के साथ मिलने वाली नदी को हम लोग कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु और सिंधु के साथ 5 नदी मिलती है, उसको कहते हैं पंच नदी। तो सिंधु तंत्र किसको बोलते हैं? सिंधु नदी और उसके सहयोग की 5 नदियों को हम लोग कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा कि उत्तरी भारतीय नदियों में और प्रायद्वीपीय नदियों में। देखिए, उत्तर भारत की जो नदी है वो हिम यानी कि बर्फ, ग्लेशियरों से निकलती है, इसीलिए उसमें पानी हमेशा रहता है, और उसीलिए उसको हम लोग कहते हैं सदा नीरा नदी। तो उत्तर हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदी है उसे हम लोग सदा नीरा नदी कहेंगे। जबकि प्रायद्वीपीय नदी में मात्र हमें एक नदी देखने के लिए मिलती है, कावेरी नदी, जिसे सदा नीरा नदी कहते हैं। अमूमन प्रायद्वीप की नदी में
वो ग्लेशियरों से नहीं निकलती है, इसीलिए उसमें पानी की अधिकता और कमी होती रहती है, इसीलिए उसे हम लोग साधारण नीरा नदी नहीं कहते हैं। दूसरी बात, हिमालय की से जो निकलती है नदी, उसमें पानी ज़्यादा रहने के कारण उसका मुराब जो होता है ना, घूम जो मूर्ति है बहुत तीक्ष्ण मुराब होता है, यानी कि ऐसे जैसे निकली तो ऐसे घूम के वो अपना दिशा बदल लेगी, यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा है तो वो घूम अपना तीक्ष्ण मोड़ बना लेती है। ठीक उसी प्रकार प्रायद्वीपीय नदी इतना तीक्ष्ण मोड़ नहीं बना पाती है क्योंकि वो अधिकांश दर्रों से निकलती है। जैसे आप देखिएगा नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से जाती है। उसी तरह से ताप्ती नदी भी आप लोग देखते हैं कि ताप्ती नदी जो है वो सतपुरा और अजंता के बीचों से जाती है। तो दरार के बीच से गुजर रही है तो ये मोड़ कैसे बनाएगी? सीधा पानी लाती है और अरब सागर में दे देती है, ना तो डेल्टा बनाने का भी मौका नहीं मिलता है। ठीक है, ये जो नदी निकलती है, ठीक है, ये जो नदी निकलती है, ये नदी जो मैदान का भी निर्माण करती है। तो जैसे मैदान वाला टॉपिक में आप लोग देखे होंगे कि जैसे सबसे पहले ये भाबर प्रदेश बनाती है, क्योंकि पहाड़ों से दर्रों से नदी जो आती है तो ऊंचाई से गिरती है तो बड़े बड़े पत्थर गिराती है। ठीक है, और उस पत्थर के नीचे से देखते होंगे कि पानी बह रही है, तो वो यानी कि भाबर प्रदेश उसको कहते हैं। उसके बाद नदी पुनः एक प्रदेश बनाती है जिसको हम लोग तराई प्रदेश कहते हैं। उसके बाद नदी विशाल मैदान बना देती है जिसको हम लोग जलोढ़ कहते हैं। और जो जलोढ़ में भी दो प्रकार, एक बांगर एक खादर होता है, न्यू वाला खादर, पुराने वाला बांगर। और लास्ट में डेल्टा बनाते हुए क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। नदियों की अवस्था भी होती है, ठीक है, नदियों की अवस्था होती है, किसी अवस्था में वो निक्षेपण ज़्यादा करेगी और किसी अवस्था में वो अपक्षयन ज़्यादा करेगी। तो इस तरह से हम लोग सिंधु नदी के 5 नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्लास में तो बहुत कुछ बताया जाता है लेकिन वीडियो में इतना नहीं बताया जाएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। सिंधु नदी के 5 नदी कौन कौन से हैं? देखिए, पहला जो सिंधु नदी का नदी है ये हम क्रम से ही लिखते हैं, ठीक है। तो पहला होगा झेलम, दूसरा होगा आपका क्या? झेलम के बाद कौन सी नदी आती है? आप लोग भी बोल सकते हैं, रावी, सॉरी चिनाब आता है, हम रावी लिख रहे हैं। झेलम के बाद क्या आएगा? चिनाब, तीसरा रावी, चौथा ब्यास और 5वां क्या आएगा? सतलज। सिंधु उसके 5 नदियों के द्वारा जो बनाया गया तंत्र होता है उसी कहते हैं नदी तंत्र। देखिए, नदी जब बहेगी तो उसका एक अपना रास्ता होता है। ये रास्ता एक रास्ते से बह रही है, इसी से पानी आती है, ठीक है। इससे जो पानी आती है इसको हम लोग बोलते हैं नदियों का अफवाह, अफवाह तंत्र, अफवाह बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आके कोई नदी अपना पानी दे देगी, छोटा छोटा नदी आके अपना पानी इसमें जो देती है और ये जो जाल बन जाता है इसी का नाम पड़ जाता है अफवाह तंत्र। क्या बनता है? अफवाह तंत्र, ठीक है। तो 2 वर्ड पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं। एक वर्ड है नदी ड्रोणी और एक वर्ड होता है जल संभर। अगर कोई नदी है जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसमें ज़्यादा नदियां आके मिल रही है जिसका अफवाह तंत्र बहुत ज़्यादा बन गया है, बड़ा दिखता है, तो वो सी नदी को हम लोग कहते हैं, वैसे अफवाह तंत्र को हम लोग कहते हैं क्या? नदी ड्रोणी। और जिसका अफवाह तंत्र छोटा होगा, जैसे सहारावती नदी सब, पेरियार नदी सब का अफवाह तंत्र छोटा है, इसको हम लोग कहते हैं जल संभर, ठीक है। अफवाह किसको कहते हैं? नदियों के द्वारा बनाया गया तंत्र को, जो रास्ता होता है उसे कहते हैं अफवाह। उसमें और नदियां जो शामिल होती है, जो ये रास्ता बनता है, इसको कहते हैं हम लोग अफवाह तंत्र। और इसी तंत्र को हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंधु को, ठीक है।
सिंधु को हिंदू कहते कहते हम लोग का देश का नाम पड़ गया हिंदुस्तान। ठीक है, तो देखिए जब पुराने में आप लोग देखे होंगे हिस्ट्री सब में, तो सिंधु नदी को पुराणों में, ठीक है, जब हम लोग वेदों की युग पढ़ते हैं तो उसमें झेलम नदी को विशस्ता कहते हैं हम लोग, विशस्ता आराम से। लेकिन जब सिकंदर यहाँ पे आया था तो सिकंदर इसको ना विशेषता कहा ना झेलम कहा, इसको कहा तो क्या कहा, हाई डे स्पीच, हाई डे स्पीच। इसीलिए हम लोग इसको हाई डे स्पीच का युद्ध भी कहते थे, विशेषता का युद्ध भी कहते हैं और झेलम के युद्ध भी कहते हैं। पोरस सिकंदर के बीच में हुआ था, तो झेलम का पुराना नाम विशस्ता। उसी तरह चिनाब का भी तो नाम होगा, चिनाब का नाम है अस्किनी, अस्किनी। राबी के युद्ध पर दशराज युद्ध हुआ था। आर्यों का 5 आर्य 5 अनार्यों का युद्ध था, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, इसीलिए यहाँ पे दशराज का युद्ध हुआ था। और इस नदी का नाम है पुरुषपनी, पुरुषनी या पुरुषनी। ठीक है। ब्यास, ब्यास का नाम है बिपाशा बसु, नहीं बिपाशा के बसु मेरे मुंह से निकला, बिपाशा नाम है। क्या नाम है? बिपाशा। सतलज का साहदुरी, ठीक है, सात्रुदिरी किसका नाम है? सतलज का। तो ये तो पुराने नाम है। तो इस नाम में सबसे पहले हम लोग सिंधु को देखते हैं कि सिंधु कहाँ से निकलती है, इसके ऊपर कौन कौन सी परियोजना है और इसके ऊपर देखिए हमारा इंडिया का नक्शा हमको देखना जरूरी पड़ेगा। देखिए ये इंडिया का नक्शा है और हम लोग देख रहे हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ पे तिब्बत पे आपको एक झील नजर आएगा, इस झील को कहते हैं मानसरोवर झील, जो कहाँ है? तिब्बत में। एक हिमनद है, उस हिमनद का नाम है बोखरचू। बोखरचू हिमनद से पानी टप 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 करके गिरते रहता है, मानसरोवर झील में भरते रहता है। मानसरोवर झील में जब पानी उपयुक्त हो गया तो वहाँ से मानसरोवर झील से नदी ऐसे आगे बढ़ी। वो नदी का नाम है क्या? सिंधु नदी। भारत में पूछ सिंधु नदी कहाँ प्रवेश करती है? तो दमचौक के पास। दमचौक एक जगह है, ये भारत का पॉइंट है, भारत में प्रवेश करने का एक जगह है। तो भारत में सिंधु नदी कहाँ प्रवेश करती है? तो दमचौक के पास। कहाँ प्रवेश करती है? दमचौक के पास। यहाँ पे इसको ट्रांस हिमालय, हिमालयों के पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय में 4 दर्रे होते हैं, कल, जप, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जो है, तो लद्दाख और जास्कर से सिंधु नदी गुजरती है। यानी कि अगर हम भारत का नक्शा बनाते हैं इस तरह से उस असर से नहीं बनेगा। अगर यहाँ से मानसरोवर झील से निकलती है तो दमचौक के पास आती है, ठीक है। दमचौक के पास इसे ये लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर दर्रा से होते हुए ये आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है तो इसके किनारे लेह शहर बसा हुआ, लद्दाख की राजधानी लेह बसा हुआ है। इसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती हुई है। तो देखिए हिमालय जब पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पश्चिमी पर्वत हिमालय का नागा पर्वत, और सबसे पूर्वी हम लोग पढ़ते हैं तो चोटी क्या? नामचा बरवा, जो अरुणाचल प्रदेश में है। नामचा बरवा सबसे हिमालय की अंतिम चोटी पूर्व की तरफ हिमालय भारत में, और पश्चिम में क्या है? नागा पर्वत। तो नागा पर्वत के जब पास ये उतरती है नीचे तो बोखरचू हिमनद से निकल रही है। यहाँ बुंजी गर्त बनाती है या गर्ज, मतलब कि कोई पहाड़ से गिर रही है तो बार बार गिरेगी तो वहाँ खड्डा कर देगी ना, तो वही इसी को कहते हैं बूजी गर्ज बनाती है।
यहाँ बनाते हुए अब ये इंडिया के इलाके से बाहर निकलेगी। तो सिंधु नदी इंडिया के किस इलाके से बाहर निकलती है? तो उस इलाका का नाम है चिल्लास। यहाँ पे पड़ता है चिल्लास, और चिल्लास के बाद बाहर निकल जाती है और आ जाती है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में जो शहर बनता है कराची, कराची के पास ये डेल्टा बनाते हुए कहाँ चल जाती है? अरब सागर में। ठीक है, तो इसको हम एक मैप के द्वारा देख लेते हैं सिंधु नदी के बारे में, ताकि आप लोग नोट भी कर सकते हैं। थोड़ा लंबा ही बनेगा वीडियो तो क्या दिक्कत है। देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकली? मान सरोवर झील से। मान सरोवर झील में पानी कहाँ से आया? तो बोखर चू हिमनद से। यहाँ से ये सिंधु नदी निकली और दमचौक जो भारत का इलाका है वहाँ पहली बार प्रवेश की। यहाँ पे दो दर्रा पड़ता है, एक लद्दाख और दूसरा जास्कर। यहाँ से सिंधु नदी आगे बढ़ती है दो दर्रे से। पूछा जाता है एग्जाम में बीपीएससी सब में, कौन दो दर्रे से पूछते थे? लद्दाख और जास्कर। यहाँ से आगे बढ़ते हुए तो यहाँ पर क्या है? लेह शहर। यहाँ पे हम एक परियोजना बनाए हैं जिसका नाम है नीमो बजागो परियोजना। नीमो बजागो परियोजना। यहाँ से ये आगे बढ़ेगी और आती कहाँ है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बाद ये वहाँ से नीचे उतरती है तो ये वो खाई बना देती है, इसका नाम है बुंजी गर्ज। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ चल जाती है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जब ये अरब सागर में मिलने वाली होती है उससे पहले डेल्टा का निर्माण कर देती है। डेल्टा मतलब अपने साथ बहाए हुए कचरे को वहाँ पे जमा कर देती है। ठीक है, और लास्ट में चल जाती है कहाँ? अरब सागर में मिल जाती है। ये है सिंधु नदी के बारे में। यहाँ जाने से पहले भी यहाँ पे एक मिठानकोट पड़ता है जहाँ पे आके चिनाब नदी मिलेगी। ठीक है, सारा पांचों नदी का पानी लेके कहाँ चल जाती है? अरब सागर में। तो सिंधु नदी से आप इतना ही याद रखिए, काफ़ी है। ठीक है, सिंधु नदी अगर आप जानना चाहते हैं सिंधु नदी कितनी लंबी है तो 2880 किलोमीटर कुल लंबाई है सिंधु नदी की। लेकिन भारत में इतना नहीं बहती है, भारत में मात्र 1114 किलोमीटर बहती है। ठीक है, ये भी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग किस नदी के बारे में बात करेंगे? झेलम नदी के बारे में। देखिए झेलम नदी, झेलम नदी जो आती है वो आती है कहाँ से? तो वो आती है आपका जम्मू एंड कश्मीर के एक जगह है, कौन सी? शेषनाग। शेषनाग दर्रा से। ठीक है, शेषनाग दर्रा से आती है क्या? झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी इंडिया की नदी है, आती है वहाँ से। और आने के बाद ये मिलती है किसमें? तो चिनाब नदी में। यहाँ पे पाकिस्तान का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है झांग। यहाँ पे जाके मिल जाती है चिनाब नदी में। किसमें? चिनाब नदी में। तो झेलम नदी किसमें मिलती है? जाके चिनाब नदी में। और लास्ट में फिर चिनाब नदी कहाँ जाके मिल जाएगी? आपका सिंधु नदी में। ठीक है, और एक नदी और देखिए, चिनाब के बाद एक नदी और आती है रावी नदी। वो भी कहाँ मिलेगा? तो वो भी मिलेगा आपका कहाँ? पाकिस्तान में ही। और किस में मिलेगा? चिनाब में। इसको हम लोग लिखते हैं चिनाब नदी। झेलम के बाद कौन सा नदी आएगा? चिनाब नदी। और चिनाब के नदी के बाद कौन सा आएगा? रावी नदी। देखिए पहले हम लोग झेलम नदी के बारे में देखते हैं। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग से निकलती है और झेलम नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है क्या? श्रीनगर। झेलम नदी जिस रास्ते से गुजर रही थी उस रास्ते से थोड़ा सा टर्न क्या ली, वहाँ पे एक झील बन गया और इस झील का नाम है बुल्लर झील।
ये गोखुर झील है, यानी कि गाय के खुर के आकार का है, इसीलिए बुल्लर झील और झेलम नदी की पानी मीठी होती है और झेलम नदी का पानी ही बुल्लर झील में है, इसलिए बुल्लर झील को हम लोग इंडिया की सबसे मीठे पानी की झील कहते हैं, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, डिडवाना झील, बहुत से नाग वाले झील भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद हम लोग, अभी हम आपको ये नहीं बताए सिंधु समझौता के बारे में, सिंधु समझौता के बारे में बताएंगे, पहले क्षय के बारे में पढ़ लेते हैं, तब क्षय नदी के बारे में। देखिए, झेलम नदी पर परियोजना बनाई गई है। एक चीज़ और याद रखिएगा, झेलम नदी में एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम है किशन गंगा। ठीक है, इस नदी में मिलेगा एक नदी, उसका नाम है किशन गंगा। किशन गंगा झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हम इम्पॉर्टेंट थिंग को ले रहे हैं वही, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। किशन नदी जो यहाँ मिलती है, इस पर एक परियोजना बनाया गया है, इसका नाम है किशन गंगा परियोजना। क्या परियोजना? किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना। परियोजना किस लिए बनाया जाता है? नदी के पानी रोकने के लिए, ताकि या तो सिंचाई हो सके या तो उससे बिजली पैदा कर सके। यहाँ पे और भी परियोजना है झेलम नदी पर। क्या? उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना। तो आपको 3 परियोजना याद रखना है झेलम नदी पर: तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना और किशन गंगा परियोजना। झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी है किशन गंगा। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग दर्रे से निकलती है, जाके झांग जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ जाके अपना पानी सारा का सारा उछल देती है, किस में? चिनाब नदी में। ठीक, इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चिनाब नदी के बारे में। देखिए, चिनाब नदी जो निकलती है, ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के किससे? बारालाचा दर्रा से। किससे? बारालाचा दर्रा से। किससे? बारालाचा दर्रा से चिनाब नदी निकलती है। और भारत में इस सभी में से सबसे ज़्यादा बहती है कौन? चिनाब नदी। एक चीज़ आप और भी याद कर सकते हैं कि झेलम नदी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो देखिएगा, बीएसएफ का जवान सब यहाँ पे पेट्रोलिंग करता है, तो झेलम नदी एक पूछेगा इसमें से कितनी नदी है या 6 में से कौन सी नदी है जो कि बनाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो एक साथ बनाएगी पाकिस्तान के साथ, कौन? झेलम नदी। देखिए, हम लोग ऊपर चले गए थे, एक पॉइंट याद आया, आपको बता दिया। बारालाचा दर्रा से निकलती है चिनाब नदी और आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है तो चिनाब नदी ऐसे जो निकली ना, चिनाब, इसका नाम लेकिन चिनाब कैसे पड़ता है? बारालाचा दर्रा से ये 2 भाग में निकलती है, एक चंद्र, एक भागा। एक धारा निकलती है चंद्र के रूप में, एक धारा निकलती है भागा के रूप में। और ये दोनों पानी का स्रोत मिल जाती है कहाँ? टांडी में। टांडी जगह है हिमाचल प्रदेश में, यहीं मिलती है टांडी में। और यहाँ से चंद्रभागा के मिलन से बना क्या? चिनाब नदी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं भागीरथी अलकनंदा के मिलन से क्या? गंगा नदी। उसी तरह चंद्र और भागा से क्या बनी? चिनाब नदी। कहाँ मिलती है? टांडी में। चिनाब नदी पर भी परियोजना है और इस परियोजना को आप याद रख सकते हैं। कौन कौन सी परियोजना है इस पर? हम इसको रफ मिटाते हैं थोड़ा सा, ताकि चिनाब नदी के बारे में हम लिख सकते हैं अच्छे से। चिनाब नदी पर परियोजना है सलाला परियोजना। कौन सा? सलाल परियोजना, सतलज परियोजना। आप ये नहीं समझिएगा कि सतलज नदी पर होना चाहिए। अरे भाई, सतलज परियोजना है, वो नदी अलग है। सतलज परियोजना। उसके बाद आपका हो गया सलाल परियोजना, बगली हार परियोजना। बगली हार परियोजना, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट दुलहत्ती परियोजना। क्या? दुलहत्ती परियोजना। तो एक परियोजना सिंधु नदी पर, नीमो बजागो परियोजना। 3 आपका हो गया झेलम नदी पर, किशन गंगा,
उरी तुलबुल, और 4 होगी आपका चिनाब नदी पर। और चिनाब नदी निकलती है बारालाचा दर्रा से, सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से, और झेलम नदी निकलती है आपका शेषनाग दर्रा से, जम्मू कश्मीर से। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं, अच्छा चिनाब नदी मिलती कहाँ पे है, तो मिठानकोट में, पाकिस्तान में है मिठानकोट। ये अपना जल दे देती है किसको, सिंधु नदी को। सिंधु नदी को अपना जल दे देती है कहाँ, मिठानकोट में। तो याद रखिएगा, मिठानकोट जो एक जगह है पाकिस्तान में, यहाँ पे अपना सारा के सारा जल दे देती है किसको, सिंधु नदी को। किसका किसका पानी लेके, तो झेलम का भी पानी लेके, और अभी रावी का भी पानी लेगा। ठीक है, रावी का पानी कहाँ पे लेगा, ये मुल्तान में। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो रॉ से रावी, रॉ से रोहतांग दर्रा। कहाँ, रोहतांग दर्रा। रावी नदी निकलती है कहाँ से, रोहतांग दर्रा से। और रोहतांग दर्रा है कहाँ, तो रोहतांग दर्रा आपको है हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा परियोजना, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये सब तो कॉमन दर्रा है ना, जो कि आपको याद होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, दर्रा का भी एक टॉपिक बना देंगे, इसके बाद दर्रा से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रोहतांग दर्रा से आगे जब बढ़ती है रावी नदी, ठीक है, तो ये सबसे छोटी नदी है जो इंडिया में बहती है। सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तक इंडिया में तय करती है चिनाबे नदी, और सबसे कम चलती है रावी नदी। ठीक है, लेकिन एक पाकिस्तान, सॉरी, एक पंजाब और जम्मू कश्मीर का एक सीमा बना देती है। रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवी नदी, और एक होता है तवा नदी। तावा नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है, और तावी नदी जो है वो है रावी की सहायक नदी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, तवी तो रावी, तवा तो नर्मदा। रावी नदी आगे बढ़ती हुई कहाँ पे आती है, तो पाकिस्तान में। कौन सा जगह है, तो मुल्तान। मुल्तान का सुल्तान किसको कहते हैं, पेंदर सहवाग को। यहीं पे जाके रावी अपना पूरा पानी दे देती है किसको, चिनाब को। देखिए, चिनाब को 2 नदी पानी दे रही है, एक झेलम एक रावी, और चिनाब दोनों का पानी लेके मिठानकोट में किसको दे देती है, सिंधु नदी को। और सिंधु नदी कहाँ पे चली जाती है, तो अरब सागर में। रावी नदी पर परियोजना बनाया गया है। देखिए, पहली बात, झेलम नदी के श्रीनगर बसा हुआ है, ले सिंधु नदी किनारे। तो रावी नदी किनारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा का शहर लाहौर बसा हुआ है। आपको याद होगा 1929 का लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, घोषणा किए थे कि 26 जनवरी को हम तिरंगा फहराएंगे। ठीक है, और उसी दिन से हम लोग 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं। इसीलिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही हम लोग 1950 को अपनाए थे। इतना बात तो आप लोगों को पता होगा, हिस्ट्री पढ़े होंगे तो रावी नदी पर कौन सा बसा हुआ शहर है, लाहौर। ठीक है, रावी नदी पर भी परियोजना है। जैसे देखिए, रावी नदी पर जो परियोजना है वो परियोजना है थीन परियोजना, और थीन परियोजना के बाद है चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना, ये जितना परियोजना लिखा रहे हैं ना, उतना परियोजना आप लिख लीजिए। फिर आप क्वेश्चन सेट लगाइए एक बार सिंधु नदी तंत्र से, और फिर हमको कमेंट कीजिए। थीन नदी परियोजना है चमेरा पर। अच्छा देखिए, कोई नदी आ रही है, उसका पानी हम रोक देंगे। मान लीजिए कोई नदी आ रही है ऐसे, और उसका पानी हम भाई साहब यहाँ रोक दिए, पानी रोक दिए। ये तो खुला था ना, ये तो एक बांध बन गया ना, ये बांध बना दिया, यहाँ तो पानी रुक गया ना, एक झील बन गया ना, एक तरह का एक बांध बनाया, तो यहाँ पर क्या गया, पानी रुक गई है। तो ये जो पानी बनेगा एक झील टाइप का बन जाता है, इसका नाम भी कभी कभी पूछ लेता है। तो थीन नदी पर जो बनता है, थीन नदी पर जो हम बांध बना दिए यहाँ पर, तो इस तरफ का जो बांध बनता है, बांध के बाद जो झील बना है, उस झील का नाम है महाराणा प्रताप झील। क्या, महाराणा प्रताप झील। तो रावी नदी पर एक थीन परियोजना है। थीन परियोजना के कारण जो पानी रुकी है, उस पानी रुकने के जो झील है उसको क्या बोलते हैं, महाराणा प्रताप झील। ठीक, और 2 परियोजना है। ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अब आते हैं हम लोग ब्यास नदी। कौन सी नदी, ब्यास नदी। देखिए, ब्यास नदी जो है वो निकलती है ब्यास कुंड से। किससे, ब्यास
कुंड से। और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। यानी कि 3 नदी हिमाचल प्रदेश से और 1 नदी जम्मू कश्मीर से और 1 नदी मानसरोवर झील से यानी कि तिब्बत से। और इसके बाद जो नदी आएगा सतलज नदी, वो भी कहाँ निकलेगा? तिब्बत से ही, लेकिन झील अलग रहेगा, राकस झील। ठीक है, राकस ताल नहीं, राकस ताल बोलेंगे तो आ जाएगा उत्तराखंड। राकस झील है तिब्बत में। ठीक है, तो ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग दर्रा के बगल से होते हुए ये प्रवेश करती है। ठीक है, और ये अपना पानी ना तो इसमें देती है, ये अपना पानी किसको देगी? सतलज को। ठीक है, सारा पानी सब चिनाबे को देगा क्या? कर्जा नहीं खाए ले सब किसको पानी देगा? चिनाबे को नहीं ना। तो ये देती है सतलज को। ठीक है, सतलज को देती है। कहाँ देती है भाई सतलज को पानी? तो पंजाब के कपूरथला में। कहाँ देती है? पंजाब के कपूरथला में। कपूरथला में सुने होंगे, पंजाब का कपूरथला में। और यहाँ जो पानी देती है, बस यहाँ से क्वेश्चन बहुत भयंकर। यहाँ पर बैराज बना दिया गया है और उस बैराज का नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज। और ये जो परियोजना चल रही है हरिके बैराज, ठीक है, यहाँ पे एक बांध बन गया। ठीक है, बांध बना तो यहाँ पे एक झील बन गया। यहाँ से एक नहर निकाली गई है। ठीक है, और ये नहर का खासियत देखिए क्या है। ये विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। तो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर इंदिरा गांधी नहर। कौन सा? इंदिरा गांधी नहर। ब्यास नदी जो कपूरथला में अपना पानी सतलज को देती है, वहाँ पर एक हरिके बैराज बनाया गया है। उस बैराज को के बगल से ही एक नहर निकाली गई है जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। इस नहर की खासियत क्या है? तो ये विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। ठीक है, ब्यास नदी पर एक परियोजना है और उस परियोजना का नाम है क्या? पोंग परियोजना। पोंग परियोजना। क्या नाम है? तो पोंग परियोजना। और यहाँ पर भी तो बांध बनाया जाएगा ना पानी रोकने के लिए। तो इधर भी तो पानी का एक झील बन गया। तो इसका नाम क्या है? कमेंट कीजिएगा कि हम बताएं। तो इसका नाम है आपका महाराणा प्रताप झील। क्या? महाराणा प्रताप झील। महाराणा प्रताप झील। और 3 नदी पर जो बांध बना था वो महाराजा रंजीत सिंह। पोंग नदी पर जो बांध बना है महाराणा प्रताप। ठीक है, हरिके बैराज बना गया जिससे चीर के एक नहर निकाली गई है जो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। अब हम लोग देखते हैं सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी तिब्बत से आती है, तिब्बत के राकसताल झील से। कहाँ से? राकसताल। राकसताल बोल दिए, राकस झील से। मानसरोवर के जस्ट बगल में है राकस झील और वहीं से सतलज नदी आगे आती है। ठीक है, और इंडिया में प्रवेश करती है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए ये ब्यास नदी का पानी लेते हुए कहाँ मिल जाती है? चिनाब में कुछ दूर पहले। और चिनाब अपना पूरा पानी लेके कहाँ चले जाता है? सिंधु नदी के पास। ठीक, तो सतलज पर भी बांध बनाया गया है और सतलज पे जो बांध बनाया गया है उस बांध को हम लोग देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं हम लोग। ठीक है, सतलज पे बांध बनाया गया भाखड़ा बांध, उसके बाद नांगर बांध। ठीक है, और एक बांध बनाया गया है नापका थाकरी बांध। गंगा नदी तंत्र तो इससे भी जबरदस्त आपको लगेगा क्योंकि गंगा मैया का आप लोग नाम सुने हैं ना, इसमें आपको लगता होगा। तब पर भी हम बहुत शॉर्ट में भी आपको समझाने का प्रयास किए, ज़्यादा लंबा वीडियो करने का कोशिश नहीं किए। तो आप लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, हम खुद नहीं देखते हैं लंबा वीडियो आज तक। तो उसके बाद देखिए, हाँ, सतलज निकली कहाँ से? राकस झील से। हिमाचल और
यहाँ है पंजाब, हिमाचल पंजाब। पंजाब के पास है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध के सपोर्टिव में एक बांध बनाया गया है नागर बांध। इसी को हम लोग संयुक्त रूप से बोलते हैं भाखड़ा नागर बांध। नागर बांध के बाद जो ये बांध बनाया गया, इधर झील बनेगा। बताइए, आप बोलिएगा कि इधर बांध बनाते हैं आप सर, तो इधर भी तो झील बना होगा। इधर झील कैसे बनेगा? ये तो पूरा पानी चल गया वहाँ का वहाँ, पानी रुका कहाँ, चले गया। और यहाँ पे हम पानी को रोक दिए हैं, ठीक है। अब पानी को रोक के धीरे धीरे क्रॉस करवा रहे हैं इधर की ओर। तो यहाँ पे जो एक झील बना है, इसको हम लोग बोलते हैं गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील। और सतलज नदी के किनारे ही आपका लुधियाना बसा हुआ है, ठीक है। सतलज नदी के किनारे क्या है? लुधियाना। तो और एक और परियोजना आप याद रख सकते हैं, नापका थाकरी परियोजना। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। तो इतने परियोजना, पुराने नाम और सिंधु नदी तंत्र को शॉर्ट में हम बताने का प्रयास किए। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, और इस तरह से हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। जय नवरात्र।